हाँ जी, शुरू करते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 से हमने स्टार्टिंग करी हुई थी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया था, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया हुआ था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था हमने। और हमने ये समझ लिया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। दूसरी बात हमने ये समझ ली थी कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है मनी की और फ्यूचर वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की डेट में वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का मतलब उसमें जो आज की वैल्यू है प्लस उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी? फ्यूचर की वैल्यू बन जाएगी। ये बातें हमने समझ ली थी। आज अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आपका है मैथ्स। आज सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करेंगे एसआई से। और अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो एसआई का फॉर्मूला होगा पी आई टी, या मैं कहूं पी इंटू आई इंटू टी। ये चार चीजों को मिलके ये फॉर्मूला बना हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। आप ऐसे करो, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम प्रेजेंट वैल्यू भी कह देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज की डेट में जो वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और आई का जो मतलब है, आई इज इंटरेस्ट रेट। आई का जो यहां पर मतलब है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आई का मतलब है आर अपॉन 100। आई इज बेसिकली आर परसेंटेज, जिसे हम रेट कह रहे हैं, और जिसका मतलब है आर अपॉन 100। क्या मतलब है? आर अपॉन 100। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए रेट है हमारा 10% का। कितने परसेंट का? 10। मैं इस तरीके से आपको, जैसे रेट है आपका और आई, रेट अगर 10% का है तो आई के रूप में लिखना होगा तो 10 को हम 100 से डिवाइड करें। परसेंटेज को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 से डिवाइड। तो अगर मैं 10 को 100 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 0.10। डिवाइड का तरीका क्या होता है? जब भी कोई नंबर लिखी हुई है तो पॉइंट उसके एंड पे होता है। अगर आपको पॉइंट नहीं दिख रहा किसी नंबर में तो पॉइंट हम कहां पर मानते हैं? एंड पे। और फिर जितने डिजिट जीरो होते हैं नीचे डिवाइड में, अगर 10 के मल्टीपल हैं तो जितने जीरो होंगे उतने डिजिट आपका पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाएगा। किस ओर मूव कर जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी पॉइंट यहां पर है, दो जीरो है, तो कितने डिजिट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा? दो डिजिट। तो मतलब एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई, पॉइंट आपका यहां। तो ये 100 हट जाएगा, पॉइंट कहां आ जाएगा? दो डिजिट लेफ्ट हैंड साइड। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं ये कह दूं ये 12% है तो इसको क्या लिख सकते हो जरा मुझे बताओ? तो 0.12। बोलो हाँ या ना? तो मैंने ये 10% कहा, इसे मैं लिख सकता हूं 0.10। मैंने ये 12% कहा तो इसे मैं लिख सकता हूं 0.12। अगर मैं इसे 8% कह दूं तो जिससे मैं पूछूं वो बताएगा। ठीक है, तो आप बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? बीच में जो बैठे हो, हाँ हाँ आपका अनिकेत जी, बताएं कितना आएगी इसकी वैल्यू? 0.08। पता है कैसे आई है? 8% था तो 8 डिवाइड बाय 100 किया। अब 100 को हटाना है, पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट अभी यहां पर है, दो जीरो है ना 100 में, तो दो स्टेप बाई ओर जाएगा पॉइंट। अब दो स्टेप बाई ओर जाएगा, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप और जाना है, तो वो स्टेप हमारे पास है नहीं, तो उसकी जगह हम क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। तो इसकी क्या हो जाएगी? जीरो हमने स्टेप मान लिया, 8। अभी पॉइंट यहां था, दो स्टेप गया, ये पॉइंट यहां आ गया, तो आंसर क्या आ गया? 0.08।
इज दिस ओके? देखिए एक बात और समझ लीजिए, अगर ये लिखा हुआ है 0.80 तो इस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो है और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो उस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आप इसके बाद एक जीरो और लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक जीरो और लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है और फिर डिजिट के बाद जीरो है और फिर कोई दूसरी डिजिट नहीं है तो उन जीरोस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही जीरो यहां लग जाए 0.08 हो जाए अब फर्क पड़ेगा। यही जीरो अगर यहां लग जाए 0.008 अब फर्क पड़ेगा। यही अगर यहां लग जाए 0.0008 अब ये जीरोस का फर्क है। तो कहां पर जीरो का फर्क नहीं है और कहां पर जीरो का फर्क है? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोले हाँ या ना? तो मुझे बताइए 8% को हम क्या लिख सकते हैं? आई के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 0.08। अगर मैं यहां पर कह दूं 5%, तो कोई मुझे बताएगा? जिससे पूछू वही बताएंगे। हाँ आप भी बताओ कॉर्नर में। हाँ क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी बताइए क्या आएगा ये? 0.05। वेरी गुड। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं कह दूं ये 0.5% है, आर की वैल्यू कितनी है? 0.5%। अब बताओ देवी जी कितना होगा? क्या लिखेंगे हम इसे? आई के रूप में परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे? हाँ तो 100 कितना आएगा? डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0.5/100 करेंगे। अब ये 100 की दो जीरो हटानी है हमें, तो ये पॉइंट कितने स्टेप बाईं ओर जाएगा? 2 स्टेप। तो 2 स्टेप तो बाईं ओर कुछ है ही नहीं, तो 2 स्टेप बाईं ओर जाना है तो हमने 2 जीरो लगाए और पॉइंट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 0.005। इज दिस ओके? बोलो बेटा। बिल्कुल बेसिक है मैथमेटिक्स। समस्या कहां है? समस्या यहां है, ये छोटी छोटी चीजों पे समस्या। बाकी मैथमेटिक्स जो आपके सिलेबस में उसमें समस्या नहीं होगी आपको। आपको ये छोटी छोटी चीजें बस समझ में आनी चाहिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। वो पहले नहीं भी आती थी तो प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, हर छोटी से छोटी चीज हम बता के चलेंगे। ठीक है? अगर मैं ये कहूं 0.25% इसको आई के रूप में बताना है तो क्या लिखोगे आप? 0.0025। तो आई का मतलब समझ में आ गया आपको? अब किसी भी तरीके से आई के पॉइंट में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर दीजिए, हो जाएगा, चलेगा। क्वेश्चन नहीं आ रहा है चलेगा, बट जब आई निकालने की बात आएगी तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। इतनी बात को मैं कंफर्म मान के चल सकता हूं कि आई निकालने में अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। पक्का? तो आई हो गया और फिर इसके बाद है टी। टी का मतलब है, टी का मतलब है टाइम। टाइम। तो टाइम आपका ईयर्स में हो सकता है। जनरली हम टाइम, टी का मतलब है टाइम। अब ये ईयर्स में होगा किस में होगा ये मुद्दा हम आगे समझेंगे। तो क्या होगा? हो गया एसआई का फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी आई टी। आई कैसे निकाला जाएगा समझ में आता है? टी का मतलब होता है टाइम, पी का मतलब है प्रिंसिपल, एस आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। इज दिस ओके? और अगर इसी के बेसिस पे अगर मैं कह दूं अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, किसका फॉर्मूला बताओ? अमाउंट। अमाउंट को हम ए से डिनोट कर ले रहे हैं अभी। अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। जो आपका इंटरेस्ट आया है उसको अगर आप ऐड कर दोगे तो अमाउंट बन जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या अमाउंट को मैं फ्यूचर वैल्यू कह दूं तो क्या कोई दिक्कत है? मैं उसे अमाउंट कहूं या मैं उसे फ्यूचर वैल्यू कहूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। फ्यूचर वैल्यू का मतलब वही तो जो फ्यूचर में कितना हो जाएगा, और वो फ्यूचर में कितना हो जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं? अमाउंट। और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इतनी ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आपके सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए और इन्हीं के बेसिस पे धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट इसमें और हैं वो कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। एक चीज और समझ लीजिए इसी में, इंटरेस्ट रेट और टाइम। इंटरेस्ट रेट जिसे हम आर कह रहे हैं या आई कह रहे हैं, कुछ भी कहें, इंटरेस्ट रेट और टाइम का रिलेशन समझना है। क्या समझना है, मैं बोलो, रिलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड टाइम। यहां पर कई बार हमसे मिस्टेक होती है, ध्यान रखिएगा। अगर इंटरेस्ट रेट पर एनम में है, किसमें है, पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है 10% पर एनम, 5% पर एनम, 8% पर एनम। तो अगर इंटरेस्ट रेट पर एनम में है तो टाइम आपका ईयर में होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए, ईयर। ठीक, इंटरेस्ट रेट अगर पर एनम में है तो टाइम किस में होना चाहिए, ईयर्स। इंटरेस्ट रेट अगर पर मंथ में है तो टाइम किस में होना चाहिए, मंथ्स में होना चाहिए। बोलो बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही। इंटरेस्ट रेट अगर पर डे में है तो टाइम किस में होना चाहिए, डेज। अगर ऐसा होगा तभी जाके आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। जो आपने पीआईटी कहा है उसकी कंडीशन क्या है कि अगर आई पर एनम में है, किसमें है, पर एनम, तो टाइम किसमें होना चाहिए, ईयर में। अगर आई पर मंथ में है तो टाइम किसमें होना चाहिए, मंथ्स में। आई अगर पर डे में है तो टाइम किसमें होना चाहिए, डे में। इनका अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तभी आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा पाओगे। सर अगर ऐसा है तब तो अच्छी बात है, लिखने का मैं आपको मौका देता हूं, डोंट वरी। अगर ऐसा है, ये होना चाहिए, ये क्या है, होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला लगा पाओगे। और इफ नॉट, मतलब अगर नहीं, अगर नहीं है कहने का मतलब, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि आपका इंटरेस्ट और टाइम, इंटरेस्ट पर एनम में है और टाइम किस में है, मंथ्स में। इंटरेस्ट किस में है, पर एनम में, और टाइम किस में है, मंथ। तो आप बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाएंगे क्या, आंसर इज नो। अब आपके पास ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में अब आपके पास ऑप्शन जो है, या तो पर एनम को आप किस में कन्वर्ट कर लो, पर मंथ में, और या तो आप मंथ्स को जो टाइम है उसको किस में कन्वर्ट कर लो, ईयर्स में। दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं चेंज करके देखता हूं, अगर इंटरेस्ट दिया गया है पर मंथ में और टाइम दिया गया है किसमें, ईयर्स में, तो हम क्या करें, या तो हम पर मंथ को किस में चेंज कर लें, पर मंथ को हम पर एनम में चेंज कर लें, और या तो हम ईयर को किस में बदल लें, मंथ्स में, क्योंकि दोनों की यूनिट इस हिसाब से होनी चाहिए। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे, अब ये सिचुएशन समझ में आ गई आपको कि कब आपको समस्या होगी, कब आपको ध्यान देना है, जब दोनों की यूनिट का बेस सेम नहीं। तो अगर आपको पर एनम को पर मंथ में बदलना है, पर एनम को किस में बदलना है, पर मंथ में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12। जब आपको ये करना है तो डिवाइड बाय 12, और जब ऐसा करना है, पर मंथ को किस में बदलना है, पर एनम में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई। पर एनम को अगर पर मंथ में बनाना है, बड़ी पर एनम बड़ा यूनिट है और छोटी यूनिट में बनाना है, तो 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और पर मंथ छोटी यूनिट है, अगर उसको बड़े में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई। ये तो हमने रेट को कन्वर्ट करना सीख लिया। इसी तरीके से अगर ईयर को किस में बनाना है, मंथ्स में, ईयर को किस में कन्वर्ट करना है, मंथ्स में, तो क्या करेंगे, बोलो,
मल्टीप्लाइड बाय 12। ईयर्स को अगर हमें मंथ में बनाना है, 2 साल, 2 ईयर्स, मंथ्स में कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 मंथ्स। तो ईयर्स को अगर हमें मंथ्स में बनाना है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मंथ्स को अगर मुझे ईयर में बनाना है, बोलो बेटा, मैंने अब एरो किस ओर कर दिया, मैंने एरो कर दिया मंथ्स को अगर हमें किस में बनाना है, ईयर्स में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट में। तो पहले मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पीआईटी। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट। ठीक है, कंडीशन क्या है इस फॉर्मूले को लगाने की, कि अगर आपकी आई पर एनम में है तो टाइम भी ईयर में होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या करोगे, कन्वर्ट, या तो आई को टाइम के हिसाब से लेके आ जाओ या टाइम को आई के हिसाब से लेके आ जाओ। इज दिस ओके? और कन्वर्जन का मेथड क्या होगा ये भी हमने समझ लिया है। बाकी अब जो कुछ बचा हुआ है वो क्या बची हुई है, प्रैक्टिस। यस और नो? तो आ जाइए जरा, आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। यहां से इसको नोट करना है ना आपको, इसको नोट। हमारा सिस्टम बिल्कुल क्लियर रहेगा, एक मेरी बात आप सुन लीजिएगा, कि हर सैटरडे हम 50% टाइम, मतलब जो भी नॉर्मल शेड्यूल होगा, तो अगर 2 क्लासेस हम लेके चल रहे हैं तो 1 क्लास होगी और बाकी समय पे क्या होगा, टेस्ट होगा। हो सकता है कि टेस्ट की वजह से समय क्या हो जाए आपका, बढ़ भी जाए। तो सैटरडे को टेस्ट होने ही होने, अभी क्योंकि जस्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है तो अभी कुछ नया है ही नहीं टेस्ट के लिए, बट नेक्स्ट सैटरडे से एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसका आपको टेस्ट होना है। उसके लिए आपको क्या करना है, इंतजार नहीं करना है कि हम आपसे कहेंगे कि टेस्ट होना है, वैसे तो हम इन्फॉर्म कर देंगे, बट अगर बाय द वे हम नहीं भी इन्फॉर्म करते ना, तब भी बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है कि सैटरडे इज फॉर टेस्ट। पिछले वीक में जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं उन टॉपिक्स का अगले वीक के सैटरडे में क्या होना है, टेस्ट होना है। ये बाय डिफॉल्ट आपको लेके चलना है। ठीक है, तो एक टॉपिक को जब आप स्टार्ट करो तो कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छे से समझो, मॉड्यूल से उसकी प्रैक्टिस करो, स्कैनर ले लो। ठीक है, स्कैनर परचेज करो तो स्कैनर से प्रैक्टिस करो, और इसके बाद इतना करने के बाद बस फिर टेस्ट दे दो। इतना काम अगर आप हर चैप्टर के लिए करते चलेंगे तो जो 4 मंथ्स की ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रिपरेशन आपकी लास्ट मंथ में नहीं होनी है, ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन आपकी पूरे 4 मंथ्स होनी है। लास्ट मंथ में तो केवल क्या होना है, रिवीजन होना है, आपका सेल्फ रिवीजन होना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तभी जाके सेल्फ रिवीजन अच्छा होगा, अगर प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं होगी तो सेल्फ रिवीजन अच्छा नहीं। ठीक है, तो रूटीन में लेके चल रहे हैं, कहीं कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही, कोई डाउट रह रहा है, आप एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, अलग से पूछिए, बट टॉपिक आपको एक बार खत्म हो जाए हमारे लेवल पे तो आपको भी अपने लेवल पे खत्म करके, रिवाइज करके, टेस्ट देके उसको कंप्लीट कर देना। ठीक है, मैंने आपको मैथ्स के लिए कहा हुआ है कि मैथ्स के लिए एक आपको फॉर्मूले की नोटबुक बनानी है। किसकी नोटबुक बनानी है, फॉर्मूले की। बना ली है सबने, नहीं बनाई अभी? कितने लोगों ने बना ली है, रेज योर हैंड। आपने नहीं बनाई है सब जी, हाँ तो बनाना है आपको। ठीक है, और मुझे नेक्स्ट क्लास में जब भी मैथमेटिक्स की क्लास होगी तो आप फॉर्मूले की नोटबुक लेके आएंगे कि आपने कौन सी नोटबुक बनाई है, और अभी तक के जो भी डिस्कशन किया उसमें क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है, बस फॉर्मूले नोट कर देना है। और करना क्या है कि जैसे भी मॉड्यूल लगाएंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे, तो एक्सरसाइज में मान लीजिए एक एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन में आप क्वेश्चन करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, तो आपको हो सकता है 15 क्वेश्चन ऐसे हो जिन्हें आप खुद से सॉल्व कर लो, पता ही ना चले आपको। 5-10 क्वेश्चन ऐसे हो जो थोड़े ट्रिकी हो, जो आपको लगे कि यार इनको हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो जो आपने फॉर्मूले की नोटबुक बनाई है वहीं पर आप उन क्वेश्चंस को लिस्ट आउट कर लो, नोट कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे बाद में बार बार रिवाइज करना। क्योंकि जो बेसिक है ना, हम उसे बार बार रिवाइज ना करें। हम गलती क्या करते हैं, हम मिस्टेक क्या करते हैं, जो हमें आता है उसको तो हम 10 बार रिवाइज कर लेते हैं, और जो एक्सट्रीम लेवल मेच्योरिटी वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते।
हमने एक टॉपिक का रिवीजन उठाया, रिवीजन उठा के हमने बेसिक बेसिक करे, जब तक मेच्योरिटी लेवल आई तब तक हमारा टाइम हमें कुछ और करने के लिए कह देता है। तो बेसिक जो आता है उसको बार बार स्मार्ट स्टडी करनी है, उसको बार बार रिवाइज नहीं करना है, तो आपको फिल्टर करके चलना है। तो एक टॉपिक उठाना है, पढ़ना है उस टॉपिक को, उस टॉपिक के दौरान आपको ये देख लेना कौन से क्वेश्चन है जो आपको बाय डिफॉल्ट आते ही, उनमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये हमेशा आते रहेंगे, इनके रिवीजन की भी जरूरत नहीं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे यार इनमें थोड़ा दिमाग लग रहा है, इनमें थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, तो उन क्वेश्चंस की आपको लिस्टिंग कर लेनी है, उनको नोट कर लेना है, जिससे जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करें तो मेजर फोकस आपका उन क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जो डायरी सिस्टम मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप उसके लिए एक अलग नोटबुक बनाएंगे, फॉर्मूले की नोटबुक, वहीं पर आप टॉपिक वाइज हर टॉपिक के फॉर्मूले लिखेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आप अपने हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं, जो आपको लगे कि जिनको आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। प्रिपरेशन आपकी है, आपको अपने हिसाब से प्रिपरेशन प्लान आउट करना है, और आपका ये डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको सितंबर अटेम्प्ट क्वालिफाई करना है। कोई और कराने आने वाला नहीं है तुम्हें, तुम्हारा डेडिकेशन होना चाहिए, तुम्हें उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तुम्हें हर दिन शाम को अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए, क्या आज का दिन मैंने अपनी जो मेरे सितंबर अटेम्प्ट मेरा टारगेट है, क्या उस टारगेट के लिए आज के दिन मैंने कुछ किया या नहीं किया। हर दिन अपने को इवैल्यूएट करके चलोगे ना, आईसीआई आपको इवैल्यूएट करेगी 5 महीने बाद, बट आपको अपने आप को हर दिन इवैल्यूएट करना है। हम आपको इवैल्यूएट करेंगे वीकली, बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, बट आपको अपने आप को डेली इवैल्यूएट करना है। और पढ़ाई एक बहुत अच्छा काम है, ये सबसे आसान काम है। इवन अगर आप आवारागर्दी करें तो कठिन काम है बेटा, पढ़ना आसान काम है। देखो एसी में बैठे हुए आराम से पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं, घर में यहां से पढ़ने के बाद घर में भी जाओगे तो भी आपको इज्जत मिलेगी। अब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आवारागर्दी, दूसरा काम क्या बचता है स्टूडेंट लाइफ में, आवारागर्दी। आवारागर्दी करना बहुत कठिन है। अब मान लीजिए आप आवारागर्दी कर रहे हैं, तो देखो एक तो स्कूल कॉलेज कोचिंग वहां भी गालियां खा रहे हो, घर में जा रहे हो घर में भी गालियां खा रहे हो, फिर ऐसी दोपहर में आप आवारागर्दी करोगे तो रोड पे ही करोगे, और कहीं ज्यादा हो गई तो पब्लिक भी मार रही है, वहां रिस्क है। तुम्हारे काम में तो कोई रिस्क ही नहीं भाई, तुम्हारे साथ फ्रेंड कुछ और फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने दूसरा करियर चूज किया हो, कौन सा, आवारागर्दी भी मेरे, पढ़ाई के अलावा आवारागर्दी का, तो उनका करियर कठिन है। अब सोचिए आवारागर्दी करते करते थोड़ी सी आवारागर्दी ज्यादा हो गई, पब्लिक ने पीट दिया, घर में पहुंचे तो घर वाले गालियां दे रहे हैं, धोखे से कॉलेज पहुंच गए तो टीचर्स चार बातें सुना रहे हैं। उनकी जिंदगी कठिन है। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारी सबसे आसान काम, जीवन का सबसे आसान काम कर रहे हो तुम, पढ़ना है। हर कोई इज्जत की निगाहों से देख रहा है, घर में जा रहा है तो भी अरे बेटा पढ़ के आ गया, लो बेटा पानी पियो। आवारागर्दी करके अगर आएगा कोई, पेरेंट्स कहें, मम्मी कहेंगी बेटा वो पानी पियो, बड़ा अच्छा काम करके आ रहे हो, जबकि वो मेहनत करके आ रहे हैं बेचारे, इतनी धूप में करके आ रहे हैं, स्किन बंद करा रहे हैं। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना। तो तुम तो सबसे आसान कर रहे हो, उन लोगों की इज्जत किया करो, इज्जत के हकदार है। ये सुनो भाई, आपका कोई दोस्त है अगर, और उसने अपना वो करियर चूज किया हुआ है, तो उनकी इज्जत किया करो, इज्जतदार लोग, इज्जत के हकदार हैं ये लोग, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। कई बार इस आवारागर्दी में सिस्टम में क्या होता है, कभी किसी गर्ल्स स्कूल के बाहर खड़े हुए, बताओ बिना किसी कारण के छोड़ के आते हैं घर तक, इतनी धूप में, साइकिल लिए मोटरसाइकिल लिए, जिसके पास जो सुविधा है घर तक छोड़ के आ रहे हैं। कहीं बात बिगड़ गई तो थप्पड़ भी गल रहे। उनके काम कठिन है, तुम्हारे काम आसान है। तुम जीवन का, दुनिया का सबसे आसान काम कर रहे हो जिसे तुम कठिन मानते हो, तो आसान कर रहे हो तो एंजॉय करते हुए कर लो मजे से। आज पढ़ने बैठो तुम्हें मजा, आज पढ़ना यार, पढ़ने के बाद जब खत्म हो पीरियड तब भी तुम्हें लगे हाँ आज किया कुछ, एनर्जी आनी चाहिए। अब कोई भी काम करिए एनर्जी आनी चाहिए। अगर आपको इस एनर्जी नहीं आ रही तो आप फिर गलत जगह आ गए, आपके लिए दूसरा वाला करियर, फिर आपको टफ, आप चैलेंज पसंद करते हो, और अगर आप चैलेंज पसंद नहीं करते तो पढ़ाई करो। अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, कुछ थ्रिल होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को।
तो मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करिए। पढ़ने में मन लगे तो पढ़ो, मन नहीं लगता मत पढ़ो, छोड़ दो। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पढ़ोगे तभी तुम सक्सेसफुल बनोगे, तभी अमीर बनोगे, तभी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो फिर सर हम क्यों पढ़े? क्योंकि ये आसान तरीका है सक्सेसफुल बनने का, बस इस वजह से। बाकी तरीके थोड़े कठिन हैं, ये आसान तरीका है। आपको लगता है ये कठिन तरीका है, ये कठिन नहीं, ये बहुत आसान तरीका है, बाकी तरीके बहुत कठिन है। अब नेता बनते कितना पैसा कमाते, उनके तरीके आसान है क्या? एक आध दो चार लोगों को निपटाना पड़ता है। पढ़ने से तो कठिन काम है ना किसी की तो वो कठिन काम है, आपके काम सबसे आसान है। तो प्लीज पढ़िए, मोटिवेशन के साथ पढ़िए, अदरवाइज नहीं पढ़ी। कहते पढ़ो तो हद कर दो, नहीं तो प्रोग्राम रद्द कर दो, खत्म करो, नहीं पढ़ना, कुछ और करो। जबरदस्ती का काम नहीं, बीबीए कर लो। क्या कर लो? सीए करना है तो पढ़ना है, नहीं बीबीए कर लो, मौज काटो। आइए जरा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए गए, जरा मेरे साथ आप एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? और फिर एक्सरसाइज आपकी होमवर्क में हो जाएगी। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2,000 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो बताओ, ये हो गया प्रिंसिपल, ये 6% को आई कितना लिख दें? बोलो बेटा 0.06, और टाइम क्या हो गया? 2 ईयर्स। अब यहां 6% में कुछ नहीं कहा गया है, पर एनम है, पर मंथ है, तब तो हम मान रहे हैं पर एनम ही है। कैसा है? पर एनम, क्योंकि 2 साल के लिए दिया गया। अगर कुछ कहा नहीं गया है ना, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ सेम है, जैसा जरूरत है वैसा ही है। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा? एसआई, एसआई है PIT, तो P है 2000, I है 0.06, टाइम है 2 ईयर, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर कितने लोगों के पास नहीं है? सबके पास है, तो कैलकुलेटर बाहर निकालिए और इसको रखा करो अच्छे से, सामने दिखे, ठीक है? अभी जैसे कुछ डेस्क पे मोबाइल दिख रहे हैं, मोबाइल नहीं दिखने चाहिए, कैलकुलेटर दिखने चाहिए। कहां है कैलकुलेटर? है पक्का सबके पास है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो तुम्हारा गहना है, गहना। 2 बद्धी लगा लो इसमें और गले में टांग के बाहर निकला करो, रास्ते में देख के तुम्हें दूर से पहचान जाए, देखो ये RICA स्टूडेंट। हो गया क्वेश्चन? करके देख लीजिए, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? जरा नेक्स्ट ट्राई करिए, एग्जाम्पल नंबर 2 करिए। कह रहे हैं सानिया डिपॉजिट 50,000 इन अ बैंक, प्रिंसिपल हो गया, फॉर 2 ईयर्स, टाइम हो गया, T is equal to 2, इंटरेस्ट रेट 5.5% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न? SI पूछ रहा है, बताएं कितना होगा, जल्दी बताएं कितना होगा? 5,500, बताइए। किसी का और कुछ आ रहा है? बोलो देवी जी, कैलकुलेटर कहां है? कैलकुलेटर आना चाहिए, ठीक है? मेरी बातों को तो तुम तो आंख बंद करके मान लो, बिल्कुल इन्होंने कहा बस करना है, खत्म। देखिए आप अपने मन से पास हो जाएंगे। और किसके पास नहीं है कैलकुलेटर? बस आपके पास है? हो गया ये? इन एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? क्या पूछ रहा है? फाइनल वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू कहें, या अमाउंट पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? अमाउंट। तो बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा था कितना? 50,000, इंटरेस्ट कितना था? 5500, तो वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू हो गई 55,500। आपको क्वेश्चन यहां से देना, आंसर नहीं देखने। आपको ये नहीं करना हर बार इनके तरीके से करने बैठ जाइए, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे करिए। क्वेश्चन बस इनके लिए लीजिए, आंसर नहीं देखने। तो ध्यान रहे आपको, मैथमेटिक्स में भी या अकाउंटिंग में भी आपको इनके सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करने। क्वेश्चन इनका कंसीडर करिए, सॉल्यूशन आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से करिए। कहीं पर आपको अगर दिक्कत नजर आती है पूछिए। बोलो बेटा। फोर्थ बताइए, करिए, ट्राई करिए फोर्थ, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है।
1 लाख 12,000 तो एक आंसर हुआ, उसने दो चीजें पूछी, तो 12,000 इंटरेस्ट है और 1 लाख 12,000 ये फाइनल वैल्यू है। बोलो हाँ या ना। आपके पास कैलकुलेटर है? कहाँ है? हाँ ठीक। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 year is 1050, borrowed amounting to rupees 1000। 6 month, हाँ ठीक है। पूछ रहा है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, फाइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 month, 6 महीने के बाद 1050 हो जा रहा है अमाउंट, और शुरुआत में कितना था? बोलो बेटा, शुरुआत में 1000 था। बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट कितना हो गया? 50। बताएं जरा भाई, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, अमाउंट है 1050, प्रिंसिपल है आपका 1000, हमने माइनस कर दिया तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 50। पहले तो इंटरेस्ट निकाला ना मैंने, इंटरेस्ट कितना आ गया? 50। अब मैं क्या करूं? अब फॉर्मूला मुझे पता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई टी। तो इंटरेस्ट गिवन है, आई पूछ रहा है ना बेसिकली वो, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटरेस्ट अपॉन पीटी। बोलो बेटा। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 50। पी कितना है? पी कितना है बोलो बेटा? 1000। और टाइम कितना है? 6 month। बट आप ईयर में लो, किसमें कंसीडर करो? ईयर में, क्योंकि आपको रेट किस में निकालना है? पर एनम। तो इंटरेस्ट अगर ईयर में लो तो 6 month को अगर मैं ईयर में बदल दूं तो क्या करूं? 12 से डिवाइड कर दूं। तो 6 month को ईयर में बदलना है तो 6 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। बोलो बेटा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो रेट आ जाएगा आपका, और जो रेट आएगा वो पर एनम में आएगा। किस में आएगा? पर एनम, 10%। बोल दें हाँ या ना। इज दिस ओके? फिर क्या कह रहे हैं? राहुल इन्वेस्टेड ₹70,000 in a bank at the rate 6.5% per annum simple interest. He received 85,925 after the end of the term. जो पीरियड था उसके बाद उसे इतना पैसा मिला। फाइंड द पीरियड। आपको टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम निकाल के बताइए, टाइम निकाल के बताइए। मैं आपकी जगह पे आके आपकी कॉपी में चेक भी करूंगा। टाइम कितना आया? एक मेरे पास आंसर आ गया 3.5 ईयर्स। और ट्राई करो, आप निकाल के बताओ। नहीं आएगा हम बताएंगे। 3.5 ईयर। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है आप थोड़े से वीक हैं, आप स्लो काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए, ठीक है। और घर में जाके दोबारा से करिए। तो आप थोड़ा लैगिंग रहते हैं ना, वो लैगिंग का पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आपने सोचा यहां पढ़ा, अब घर में हम दोबारा नहीं करेंगे, तो फिर वो गैप बढ़ जाएगा, फिर आप पीछे होते चले जाएंगे। तो जो आप क्लास में पढ़े उसको घर में जरूर करें, जो होमवर्क दिया जाए उसको भी करें। तो होमवर्क तो करना है तो करना ही, बट जो पढ़ाया जाए उसको दोबारा करना है, अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा वीक है। अब सिंपल सी कहानी है, बहुत आसान है। प्रिंसिपल कितना था बेटा?
70,000 हो कितना गया, अमाउंट कितना हो गया 85,925। तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा 85,925 माइनस 70,000। बोलो ये बात सबको समझ में आई नहीं आई? तो 15,925 ये इंटरेस्ट हो गया। बोलो हाँ या ना। और फॉर्मूला क्या कहता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई टी। आपसे क्या पूछ रहा है वो, टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आई। ट्रांसफर करना मैंने आपको बताया, एक साइड से दूसरे साइड अगर आप ट्रांसफर करोगे बस वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 15,925, प्रिंसिपल की वैल्यू 70,000। बोलो बेटा, और रेट कितना है 0.6। तो अगर इसे हम आई के टर्म में कहेंगे तो कितना कहेंगे बेटा, 0.065। बस कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ गया। अब कैलकुलेटर से भी अगर कैलकुलेट करना है तो पहले इस डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करिए, बाद में उसको लिख के फिर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बताओ कितना टाइम आ रहा है। कोई चीज जैसे आप यहां सीखते हैं फिर भी अगर घर में नहीं कर पा रहे हैं दोबारा, तो आप बताइए। एक टॉपिक से जब हम आगे बढ़े ना तो फिर वो चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर सोचोगे आप एक टॉपिक को छोड़ के आप आगे बढ़ जाओगे तो फिर वो फिर बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, फिर आप बाद में डाउट पूछेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। कितना आ रहा है 3.5, समझ में आया नहीं आया? देखो चाहिए तुम्हें क्या, टाइम। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, एस आई इज इक्वल टू पी आई टी। बोलो हाँ या ना। तुम्हें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, एस आई अपॉन, ये हो गया नहीं हो गया भाई, तुम्हें टाइम चाहिए ना, क्या चाहिए, टाइम। तो टाइम अगर निकालना है तो टाइम को एक साइड रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। आप ऐसे कह लो, आपको टाइम चाहिए ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई अपॉन पी इंटू आई। ये समझ में आया नहीं आया, पक्का ये समझ में आ गया। अब बताओ, पी गिवन है, आई आपको गिवन है, एसआई बस आप कैसे निकालोगे, क्योंकि अमाउंट आपको गिवन है और प्रिंसिपल आपको गिवन है, तो दोनों का डिफरेंस करके आपने क्या निकाल लिया, एसआई। मैं जिसे जिसे एसआई कह रहा हूं या जिसे मैं इंटरेस्ट कह रहा हूं, दोनों का मतलब क्या है, सेम। बोलो बेटा। और जिन लोगों को इन बातों को समझने में दिक्कत हो रही है ना, आप लोग अपनी कमर कस लें, और बिलीव मी आप अगर सीखना चाहेंगे तो हर चीज सीख पाएंगे। सीखना चाहेंगे, घर में जाके रिवाइज करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, समझेंगे, कोई चीज नहीं समझ में आए पूछेंगे, तो हर चीज सीख सकते हैं। और अगर आपने सीखना नहीं चाहा, बोल चलो ठीक है आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, डिले करना बाद में देखेंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स में जो भी बच्चा बैठा हुआ है, नो डाउट मैथ उसके लिए चैलेंजिंग होती है, बट मैथ भी इतनी महाभारत नहीं है यार, कोई कठिन चीज नहीं है, आसान बात है। आप बताओ ना कौन सी बात नहीं समझ में आ रही, ये सुनो भाई, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, अब देखो इधर देखो और समझो जरा, और समझो इधर देखो, फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूले से वो सिंपल इंटरेस्ट पूछेंगे तो ये तीन चीजें दे देंगे। बोलो बेटा, इसी से कभी वो प्रिंसिपल पूछेंगे, क्या पूछेंगे, प्रिंसिपल, तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई अपॉन आई इंटू टी। बोलो बेटा। और इसी से अगर वो आई पूछेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई अपॉन पी इंटू टी। इसी से अगर वो टी पूछेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई अपॉन पी इंटू आई। और एस आई क्या होता है, पी क्या होता है, आई क्या होता है, टी क्या होता है, ये बातें हमें अच्छे से पता है, समझ में आ गई, क्वेश्चन में हम पढ़ के पहचान लेंगे। तो बस मुद्दा तो बस इतना सा ही है फॉर्मूला, क्या दिक्कत है इसमें, घुमा फिरा के पूछने तो। परेशानी कब होती थी पुराने जमाने में, आपको दिक्कत क्यों आई इस सब्जेक्ट में, अब पुराने जमाने में आपके फैकल्टी ने क्या किया, एसआई निकालने का फॉर्मूला अलग बता दिया, फिर प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला अलग बता दिया, फिर इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला अलग बता दिया, टाइम निकालने का फॉर्मूला अलग बता दिया। अब आपके पास 5 फॉर्मूले हो गए, अब आप कंफ्यूज हो गए। फॉर्मूला इतना सा है,
मैं आपसे कह रहा हूं ये एसआई का फॉर्मूला नहीं है, ये एक इक्वेशन है जिसमें 4 चीजें दी गई हैं, 3 गिवन होंगी, एक आपको निकालनी पड़ेगी और वो एक कोई भी हो सकती है, खत्म बात। भाई मैथ आपको तभी तो डिफिकल्ट लगी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तब तो आप निकाल लेते थे फॉर्मूले से, लेकिन अगर उसी में इंटरेस्ट निकालना है, उसी का टाइम निकालना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते थे, उनके फॉर्मूले आपको याद नहीं रहते थे, आपको डर लगने लगता था। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, 4 चीजें हैं, 3 गिवन होंगी, चौथी निकालनी पड़ेगी, खत्म बात। और 4 चीज में किसका क्या मतलब है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, बोलो बेटा। और अगर ये तुम्हें पता है कि चारों का मतलब क्या है, तो फिर दूसरी परेशानी हो सकती है क्वेश्चन के रीडिंग में। किसके रीडिंग में? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ो कि कौन सी चीज क्या दी गई, क्वेश्चन के पढ़ने पे फोकस लगाओ। वो तो आप सब सीबीएसई वाले, इंग्लिश के पढ़ने में क्या कोई दिक्कत है आपको क्या? तो 2 ही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट और फिर दूसरा फोकस किस पे? क्वेश्चन पे। आंसर पे कोई फोकस नहीं करना, आंसर पे आप फोकस करोगे मिसगाइड हो जाओगे, मिसलीड हो जाओगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आपका फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, दूसरा फोकस क्वेश्चन। क्योंकि मैं जो कुछ भी करूंगा वो किसके हिसाब से करूंगा? क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन को पढ़ने में, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम देना शुरू करिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। इज दिस ओके? उसको समझना शुरू करिए, एक एक लाइन को मतलब समझना शुरू करिए। अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, ये टाइम दिया गया है, जो जो तुम्हें समझ में आए वो समझना शुरू करिए। फिर उस लाइन का देखिए, आप जैसे कई बार मुझसे पूछो सर ये अभी जैसे उन्होंने पूछो सर ये दोबारा से बता दीजिए। आप मुझसे पता है क्या पूछो? आप मुझसे पूछो सर ये क्वेश्चन की हमें ये लाइन समझ में नहीं आई, क्वेश्चन की लाइन बता दीजिए। बाकी तो ये रिलेशन है, बाकी तो बेसिक है, इस तरफ से उस तरफ ले जाना, कैलकुलेटर को कैलकुलेट करना तो मैं भी नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो क्वेश्चन को समझना हमारी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन को समझना अगर हमारी प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें, धीमे धीमे पढ़ो उसे, आराम से पढ़ो, सोचते हुए क्या दिया गया है, क्या निकालना है। एक बार पढ़ो, दो, मेहनत एक बार करनी पड़ती, बेनिफिट उसका आजीवन मिलेगा। और आप सोचेंगे नहीं अभी ज्यादा मेहनत हो, कितनी मेहनत सर हम करेंगे, हमें यही चीज नहीं आ रही। अरे एक ही बार तो करनी है मेहनत, अदरवाइज आप आजीवन फिर ये टॉपिक आ जाता। भाई मैथ में आपके साथ दिक्कत क्या हुई? जो मेहनत आपको बचपन में कर लेनी चाहिए आपने नहीं करी, तो बार बार आपको परेशान कर रहा है। आप एक बार भागे कॉमर्स में चले गए, फिर आ गई, आपने फिर भी झीक जगह की चलो छोड़ तो कैसे भी निकाल लिया, फिर भागे, फिर कभी आ गई। तो भाई साहब एक बार आज दो दो हो ही जाए, बोलो बेटा। मैथ के साथ अब दो दो हाथ हो ही जाए, अब भागना नहीं है। नहीं समझ में आए पूछना है, एक बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, बट समझ में आ जाए। आपको समस्या रह रही, क्लास में कोई चीज छूट रही है, रिकॉर्डिंग में रहेगी, पढ़िए एक बार बस। जब तक तुम इससे भागते रहोगे ना, लोग तब तक डराते रहते जब तक उनसे तुम डरते रहोगे। जिस दिन उनका तुमने डट के सामना कर दिया, वो डराना बंद कर देंगे। वैसे ही सब्जेक्ट है, अब डरा रहा है ना, आपको बहुत दिनों से डरा रहा है, जैसे तैसे आप हाई स्कूल तक खींच के ले गए, फिर आपने कहा चलो आज मौका मिला, तुरंत आप कॉमर्स में चले गए, फिर आपने 2 साल इससे दूरियां बना के रखी, लगा मैथ गई बस खत्म, फिर आ गई। अब तुमने जैसे तैसे फिर मैनेज किया, और फिर पता चला 2-4 साल बाद फिर आ गई, तो कोई नहीं सर हम नहीं आने देंगे। आ ही जाती है बेटा जीवन में। 2-4-5 साल बाद शादी वादी, 10 साल बाद हुए बच्चे, बच्चा कह रहा बेटा डैडी मम्मी बता दो जरा मैथ का एक छोटा सा इक्वेशन है, और तुम कह रहे नहीं बेटा इससे हम दूर रहते। तो सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो मैथ से भागो नहीं, मैथ को तो एनकाउंटर कर दो, इससे भागना नहीं। इसको तो, इससे आज दो दो हाथ हो ही जाए। रेडी हैं आप इस बात के लिए? तो पढ़िए, आप पढ़िए, इस चीज को समझिए, जहां दिक्कत आए वो बताइए। हो गया है क्वेश्चन? चलिए अब जरा 7 आते हैं, आज देखते हैं कितने अच्छे से तुम क्वेश्चन पढ़ते हो। क्वेश्चन पढ़ना पहले आराम से। आप पता है मिस्टेक कहां करते हो? डायरेक्ट सॉल्यूशन की सोचने लगते हो, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन पढ़ो आराम से। क्या कह रहा है? कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट, बताओ उसने प्रिंसिपल नहीं दिया। सम अमाउंट मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया, हमने मान लिया प्रिंसिपल पी है। सम अमाउंट कहा ना, तो मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया। इन अ बैंक फॉर 7.5 ईयर, तो बताओ टाइम कितना दे दिया? तो 7.5 ईयर्स जो दिया है वो हमने नोट कर लिया। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो आई कितना दिया गया? 0.06।
बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको? आगे क्या कह रहा है? कपिल रिसीव रुपीज 1,05,00, क्या दिया गया ये अमाउंट? तो अमाउंट, वेरी गुड, अमाउंट कितना दिया गया है? 1,01,500। कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट, प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। बोलो बेटा, कितना आया? आंसर से बता दिया क्या? हाँ, इक्वेशन बना के कर दिया। बोलो, आप कैसे करेंगे? आप सिंपल सा देख लीजिए, हमने क्या देखा, बस आप कोशिश करते रहिए। हमने देखा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या जैसे हम कहें इंटरेस्ट को हम क्या कह सकते हैं? PIT। यही तो इंटरेस्ट है, यही तो अमाउंट होता है। बोलो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से P कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? 1+IT। तो यही तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। अगर अमाउंट का आप डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करो तो ये फॉर्मूला हो गया। देखो, रटना नहीं है फॉर्मूले, फॉर्मूला एक ही याद रखना, PIT। आपने, मैंने, यही तो अमाउंट का फॉर्मूला होता था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PIT। P हमने कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला क्या बन गया अमाउंट का? P हमने कॉमन लिया तो P ब्रैकेट में 1+IT। बोलो, ये बन के तैयार हुआ नहीं हुआ? अब वैल्यू रख दीजिए, अमाउंट कितना है? 1,01,500। प्रिंसिपल P हमें निकालना है। बोलो बच्चों, 1+I कितना है? I 0.06, टाइम कितना है? 7.5। अब हमने देखो, हमने वो बॉड मास रूल पढ़ा था, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 से जोड़ देंगे। बताओ इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 1,01,500 इज इक्वल टू P। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? 1.45। ये ब्रैकेट में आया? तो बताओ P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज इक्वल टू 1,01,500 अपॉन 1.45। बताएं, आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो बेटा, पक्का? आपको अभी तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है, आपके एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव है, MCQ बेस्ड है। आप आंसर से भी चेक कर सकते थे। किससे चेक कर सकते थे? आंसर से। आंसर से आप उठाते और फिर आप डायरेक्ट चेक कर सकते थे। लेकिन अभी हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं, सीखने के लिए, आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए बैठे हुए, तो हर चीज को सिस्टमैटिक समझने की कोशिश करिए। बोलिए, ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? आप चाहें तो नोट भी करते चले, जिससे आप घर में जब रिवाइज करें तो आपको आसानी रहे। ठीक है, बताइए 8 क्या कह रहा है? कह रहा है अ सम ऑफ ₹46875 was lent out at simple interest। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 46875 एट द एंड ऑफ 1.1 ईयर एंड 8 मंथ्स। तो टाइम कितना है? टाइम कितना है? 1 ईयर एंड 8 मंथ्स। अब कहानी क्या होगी? या तो आप, या तो आप ईयर को भी मंथ में बना लो, और या तो आप मंथ को ईयर में बना लो। या सुनो, मंथ द टोटल अमाउंट वॉज 50,000। अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट कितना हो गया? 50,000। तो बेटा एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या है? आई पूछा है। क्या पूछा है? आई। ठीक है, तो मुझे बता दो इंटरेस्ट कितना होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों के बीच का इंटरेस्ट, या सीधे सीधे अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए।
सीधे सीधे आप अमाउंट का पहले आप इसे कन्वर्ट कर लो, पहले आप इसे कन्वर्ट कर लो, ये 1 ईयर है प्लस 8 मंथ्स को आप 8 डिवाइड बाई 12 कर दो, अब ये ईयर बन गया, बोलो बेटा। तो 8 डिवाइड बाई 12 करो तो कितना आया, 8 डिवाइड बाई 12 करो तो कितना आया, 0.6 एग्जैक्ट। तो ये आपका आ गया 1.667 ईयर्स। दोनों अब ईयर में होगा तो जुड़ सकते हैं, क्या इनको हम 1.8 लिख सकते थे, 1.8 नहीं लिख सकते थे, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर ईयर ईयर होगा तभी जुड़ेगा, मंथ मंथ होगा तभी जुड़ेगा, मंथ ईयर के साथ कभी डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, तो हमने इनको ईयर में कन्वर्ट कर लिया और बाद में ऐड कर दिया। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या कह रहा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस IT, क्या कह रहा है, प्रिंसिपल 1 प्लस IT। तो बताओ अमाउंट कितना दिया गया है, 50,000, इक्वल की जगह इक्वल लगाया, प्रिंसिपल था 46,875, 1 प्लस आई हमें निकालना है और टाइम कितना दिया गया है 1.667। बोलो बेटा, अब इससे इस तरफ लेके आ जाओ तो 50,000 डिवाइडेड बाय 46,875 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.667 आई। इतनी बात समझ में ना आई हो कोई पॉइंट पे तो बता दीजिए आप, ठीक है। अब जरा 50,000 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, 50,000 डिवाइड बाय 46,875 कितना आएगा, 1.0667 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.667 आई। तो 1 को इस तरफ ट्रांसफर करो, क्योंकि आपको तो आई की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन इस वजह से मैंने शुरुआत में बेसिक समझाया था, ठीक है। तो 1 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1.0667 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.667 आई। तो ये माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 0.0667 अपॉन 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1.667 आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0667 अपॉन 1.667 इंटू 100, आप कर दीजिए, रेट आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है, 4% आपका। आपको कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा ना एक बार, तो ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी, शॉर्टकट आपको समझ में आने लगेंगे। अभी कैलकुलेटर पे बहुत सारी चीजें आप करने लगोगे, अभी मुझे सिस्टमैटिक इस वजह से बताना चाह रहा है कि साथ साथ में आपके मैथमेटिक्स के बेसिक भी ठीक कर। देखिए आज आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपको मैथ आती है नहीं आती है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेके चल रहा हूं। हाँ फर्क आपका पड़ेगा, अगर आप घर में जाके नहीं रिवाइज करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, और घर में जाके आप रिवाइज करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, कोई डाउट होता है पूछते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको मैथ्स आती है या नहीं। बताएं क्या कह रहे हैं, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, अब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी प्रिंसिपल पूछ रहा है, विल प्रोड्यूस इतना हो जाएगा, तो मतलब अमाउंट दिया गया है, कितना दिया गया है 28,600। क्वेश्चन को पढ़ के दो बातें समझ में आई या नहीं आई, एज एन इंटरेस्ट इन 3 ईयर एंड, तो टाइम कितना दिया गया है 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। तो अब कहानी क्या हो जाएगी, या तो हम मंथ्स को ईयर में बदल लें और या तो ईयर्स को मंथ में, सेम होना चाहिए, तो हमने कहा मंथ को ईयर में बना लो, तो 3 ईयर प्लस 3/12, बोलो बेटा 3/12 कितना हो जाएगा ये,
ये आ जाएगा 0.25, तो ये आ गया 3 इयर्स प्लस 0.25 ईयर, तो ये आपका हो गया 3.25 इयर्स। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, अच्छा ठीक है, सॉरी, विल प्रोड्यूस, ये आपका क्या दिया गया, इंटरेस्ट दिया गया है, इतना प्रोड्यूस करेगा, विल प्रोड्यूस एज एन इंटरेस्ट, मैंने यही प्रोड्यूस पे रुक गया था, मैंने एज एन इंटरेस्ट की बात नहीं पढ़ी होती, तो विल प्रोड्यूस एज एन इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट दिया गया है, आई दिया गया है, कितना, 28,600, और ये एस आई दिया गया है, और आई कितना दिया गया है, आई दिया गया 2.5%, तो बताओ 2.5% को क्या लिखेंगे, 0.025, क्या लिखेंगे, 0.02, बस प्रिंसिपल निकालना है, निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है, एस आई के फॉर्मूले से आप क्या निकाल लो, प्रिंसिपल निकाल लो। $3,52,000, यस, हो गया, देवी जी आपका, जिनका हो गया है वो 10 ट्राई करें, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 और ट्राई करें, एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ें और ट्राई करें, क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पॉइंट में मैंने कन्वर्ट करना इस वजह से कह दिया क्योंकि आगे जब आप कैलकुलेशंस करोगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो शॉर्टकट आपके तभी लग पाएंगे जब आप पॉइंट में लिखोगे, तो आपका काम इजी हो जाएगा, तो हमेशा से ये आदत डाल दो कि अब आपको इंटरेस्ट पॉइंट में ही लिख के करना है, ठीक है, तो सारी चीजें कैलकुलेटर पे थोड़ी फास्ट हो जाएंगी आपकी, बस ये है। टेन हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, इन वॉट टाइम विल 85,000 प्रिंसिपल अमाउंट टू रुपीज, इतना टाइम दिया गया है, मतलब रेट दिया गया है, तो आप लगा दीजिए सीधे अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है अमाउंट का फॉर्मूला, वहीं पर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वहां पर अमाउंट का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस IT, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है 157675, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है 85,000, 1 प्लस I कितना है 0.045, टाइम आपको निकालना है, निकाल दीजिए टाइम की वैल्यू,
कोई भी चीज दौड़ने से पहले चलना शुरू होती है। कोई भी चीज ले लीजिए आप, हेलीकॉप्टर या जहाज भी आप लेते हो ना, तो वो उड़ने से पहले चलना शुरू करता है। तो वैसे ही आप समझिए, कोई भी चीज में आप एक्सपर्टाइज अगर बनना चाह रहे हो, मैथ भी आप सीखना चाह रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको धीमे धीमे चलना ही पड़ेगा। आप एकदम मत सोचिए हर सर में इतना समय लग रहा है कैसे मैनेज होगा, सब होगा, बस आप चलते रहिए, धीरे 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 अगर आप चलते रहेंगे तो हर एक टारगेट अचीव हो जाएंगे। जीवन का बड़ा सा बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हो, बट आप रेगुलरिटी उसके लिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए। समय बहुत बलवान होता है, बहुत पावरफुल है समय। आप थोड़ा 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 भी करते चलेंगे ना, तो भी बात बन जाएगी। बात बिगड़ती कहां है, जब आप सरेंडर कर देते हो, नहीं हम नहीं करेंगे, तभी बात बिगड़ती। अदरवाइज ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको आप चेस ना कर पाए, जिसको आप अचीव ना कर पाए, ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं। और किसी से किसी का कंपेरिजन नहीं है। आपके बगल में बैठा व्यक्ति तेज कर ले रहा है तो कर लेने दो उसकी, ठीक है, हम स्लो करेंगे बट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। किसी का कंपेरिजन है ही ना, हमसे कोई ना कोई, हर तेज से भी कोई ना कोई तेज होगा, उस तेज से भी कोई ना कोई, तो इसका कंपेरिजन है ही नहीं। हमारा कंपटीशन हमसे ही है। हमारा आज हमारे कल से बेटर होना चाहिए, और आने वाला कल हमारे आज से बेटर होना चाहिए। किसी और से मेरा कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर आप कहते हो कि आपका किसी और से कंपटीशन है, आप गलत दिशा में हो। आपका कंपटीशन आपसे खुद से है। 19 ईयर्स आ गया आंसर, कितना आ गया? 19 ईयर्स, वेरी गुड। बताएं, हो गया सबका? ये हमने एग्जाम्पल कुछ कर लिए हैं। अब आप एक काम कर लीजिए, ये 10 क्वेश्चन हैं। क्या ये अगर आप क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए रेडी हो तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लूं, या आज मैं आपको यहीं पे इनको ही करने के लिए मौका दे दूं, और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देते हैं। थोड़ा सा स्लो चलते हैं, एक आध दो दिन एडजस्ट होने का आपको मौका देते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तो आप एक काम करिए, एक्सरसाइज 4A उठाइए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, और मैं टाइम आपको दे रहा हूं 15 मिनट, 15 मिनट का समय दे रहा हूं। 10 क्वेश्चन है, इनको करिए, कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका समय शुरू होता है, शुरू करिए। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही।